क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक स्टोरी आज हम लोग करेंगे. इट इज़ चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. As the name suggests, as the title suggests, it is a diary. It is a part of diary. And this part of diary was written by Anne Frank. एन फ्रैंक का जन्म हुआ था जर्मनी में, और जर्मनी में उस समय था हिटलर का शासन. और हिटलर ने जीविश कैटेगरी या जीविश रिलीजन के सारे लोगों पे बहुत सारे अत्याचार किए थे. और हिटलर ने जो अत्याचार किए थे उन सबका सामूहिक हत्या किया था कंसंट्रेशन कैंप में भेज करके, और सारे लोगों को एक साथ मरवा दिया करता था. ये जो अत्याचार थे उस अत्याचार को हॉलोकास्ट कहा जाता है. और एन फ्रैंक भी उसी हॉलोकास्ट का शिकार थे. न सिर्फ एन फ्रैंक बल्कि वो और उसके परिवार के लोग और दूसरे जितने भी जेविश पीपल थे वो उसी हॉलोकास्ट के शिकार थे. फुल नेम ऑफ एन फ्रैंक इज एनालिज मैरी एन फ्रैंक. उनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को, एंड सी डाइड इन मार्च अराउंड फरवरी और मार्च इन 1945. सी वॉज ए जर्मन बोर्न जीविश गर्ल. जर्मनी में जन्म लेने वाली एक जीविश रिलीजन की लड़की थी. जीविश फैमिली में उनका जन्म हुआ था. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार II. और ये डायरी उन्होंने उस समय लिखी जब उनका परिवार और 4 दूसरे दोस्त एम्स्टर्डम में रह रहे थे, छुप के रह रहे थे. इन हाइडिंग का मतलब वो छुप कर वहाँ रह रहे थे. और ये घटना है इस दौरान की जब जर्मनी ने ऑक्युपाई कर लिया था नीदरलैंड के ऊपर. जर्मनी ने अधिकार कर लिया था नीदरलैंड के ऊपर वर्ल्ड वार II के दौरान. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड when the Nazi occupation extended into the Netherlands. तो जैसे ही हिटलर की नाजी पार्टी वहाँ पावर में आई, सत्ता में आई, जब उनका शासन शुरू हुआ तो इनकी फैमिली एम्स्टर्डम चली गई थी. लेकिन वर्ल्ड वार II के दौरान एम्स्टर्डम के ऊपर भी हिटलर ने अपना अधिकार कर लिया, तो आखिरकार वे पकड़ी गई. As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. नीदरलैंड पे अधिकार होने के बाद पहले सिर्फ जर्मनी पे हिटलर का अधिकार था, तो ऑटो फ्रैंक जो कि एन फ्रैंक के फादर थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे लोग एम्स्टर्डम में जाके रहेंगे. तो एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड का पार्ट है, तो वहाँ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी उन लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वर्ल्ड वार II में हिटलर ने नीदरलैंड के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया, और फिर वहाँ भी उसने जीविश पीपल पे अत्याचार शुरू किए. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. और जब जीविश पीपल पे, जीविश पॉपुलेशन पे होने वाला अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार, तो जब ये अत्याचार जो कि जीविश पॉपुलेशन के ऊपर किया जा रहा था वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इनका पूरा परिवार छुपने के लिए चला गया. वेंट इनटू हाइडिंग, छुपने के लिए चला गया इन जुलाई 1942. और छुपने का उनका जगह था हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. वहाँ उनके फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में हिडन रूम्स थे. हिडन रूम्स यानी उस कमरे में कुछ ऐसा कर दिया गया था, ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी जिसकी वजह से उनके ऑफिस में एंटर करने पे अचानक किसी को इस बात का एहसास नहीं होता था कि इसके पीछे भी कोई रूम है. और इसकी वजह से वो कमरा और वो कमरे का दरवाज़ा छुपा हुआ रहता था, किसी की नज़र में नहीं आता था, तो उसे हिडन रूम्स कहा गया. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप system where Anne died of typhus
in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. 2 साल तक तो वे लोग हाइडिंग में अच्छी तरीके से रहते रहे, छुप के रहते रहे, सेफ रहे, लेकिन आखिरकार ग्रुप वॉज बिट्रेड, किसी ने धोखा दिया और उन्हें पकड़ लिया गया, धोखे से पकड़ लिया गया। बिट्रेड मीन्स धोखे से पकड़ लिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड, और उन्हें वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, उन्हें गाड़ी में डालकर पहुँचा दिया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम में। वो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनवाए थे हिटलर ने, वहाँ भिजवा दिया गया। वहाँ एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई बर्जन-बेल्सन नाम के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, और उनके डेथ की वजह थी टाइफस नाम की एक बीमारी। टाइफस एक बीमारी होती है जिसमें पूरे बदन में खुजली होने लगता है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो टाइफस इज अ काइंड ऑफ अ स्किन डिजीज। बर्जन-बेल्सन इज द नेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। वहाँ अपने एल्डर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक के डेथ के कुछ ही दिनों के अंदर एन फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई टाइफस नाम की बीमारी से। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड। लड़ाई खत्म हुई, हिटलर की बुरी तरह से हार हुई थी, और जब हिटलर का शासन खत्म हो गया तो ऑटो यानी एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक, जो कि उस पूरे परिवार में, पूरे ग्रुप में अकेले जीवित बच गए थे, वो एम्स्टर्डम आए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बिन सेव्ड। और वहाँ उन्हें आने पे पता चला कि बाकी सारे लोग तो मारे जा चुके हैं, एन फ्रैंक ऑल्सो हैज़ डाइड, लेकिन उसकी डायरी सेफ है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड। उस डायरी को पढ़ने पे वो पूरी तरह से कन्विंस हो गए कि ये डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड का काम करेगी। उस डायरी में इतने डिटेल से सारी घटनाओं को लिखा हुआ था कि फादर ऑटो फ्रैंक ने समझा दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ यूनिक रिकॉर्ड इन हिस्ट्री, सो ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और जब उन्हें ये डायरी बहुत ही कन्विंसिंग लगी, उन्हें लगा कि ये एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो सकता है, और उन्हें उसमें हर तरह की घटनाओं का पूरा डिटेल्ड जिक्र मिला, तो उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने कोशिश शुरू कर दी उस डायरी को पब्लिश करवाने की। और फिर वो डायरी पब्लिश हुई सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में, और उस डायरी का नेम रखा गया था, वो जो बुक पब्लिश हुई थी उसका नेम रखा गया था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1 August 1944। वो डायरी एन फ्रैंक को दिया गया था गिफ्ट के रूप में उनके 13th बर्थडे पे, और वो डायरी हमें डिटेल देता है, क्रॉनिकल्स ऑफ इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, उनके लाइफ का हर दिन का डिटेल्ड नॉलेज। क्रॉनिकल का मतलब डेट वाइज डिटेल्स, तो वो डायरी प्रोवाइड करता है डेट वाइज डिटेल्स ऑफ एन फ्रैंक्स लाइफ, डेट वाइज इवेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ एन फ्रैंक्स लाइफ, कब से कब तक, 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक। 1 अगस्त 1944 वो लास्ट डे था जब एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में कुछ लिखा था। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। उस बुक के इंग्लिश में पब्लिश होने के बाद तत्काल यानी तुरंत दूसरी भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया। इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डच भाषा से उसका ट्रांसलेशन कई दूसरी भाषाओं में हुआ, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और वो डायरी जल्दी ही बहुत ही पॉपुलर हो गई और पूरी दुनिया के हर एक हिस्से में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। दैट मीन्स एन फ्रैंक की डायरी जब पब्लिश हुई तो दुनिया भर के लोगों ने बड़े इंटरेस्ट के साथ
और बड़े हैरत के साथ उसके डायरी को, उसके पब्लिश डायरी को, जो कि अलग अलग भाषाओं में पब्लिश हुआ था, उसे पढ़ा। देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म्स। एन फ्रैंक की लाइफ के ऊपर फिर बहुत सारी फिल्म्स बनी, टेलीविज़न एंड थिएटरिकल प्रोडक्शंस, कई सारे सीरियल्स बने। टेलीविज़न एंड थिएटरिकल प्रोडक्शंस का मतलब छोटे छोटे एपिसोड, सीरियल्स, ये सब बहुत सारे बने। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और इवन उस डायरी के बेसिस पे एक ओपेरा भी बना। ओपेरा क्या होता है? जैसे आप लोगों ने ड्रामा देखा या ड्रामा भी अपने बुक में रीड किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो भी डायलॉग्स होते हैं वो कन्वर्सेशन के फॉर्म में होते हैं और वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस के रूप में होता है। लेकिन ओपेरा में जितने भी कन्वर्सेशन होते हैं दे आर ऑल म्यूजिकल, वो सब के सब पोएम के फॉर्म में होते हैं, कपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, उसे गाया जाता है। इट इज़ नॉट अ डायलॉग डिलीवरी बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंगिंग। तो ओपेरा में भी होता तो ये नाटक की तरह ही है, लेकिन उसके जितने भी कन्वर्सेशन होते हैं वो पोएम्स के रूप में होते हैं, कपलेट्स के रूप में होते हैं, ट्रिपलेट्स के रूप में होते हैं और म्यूजिकल होते हैं। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। और उसके उस डायरी के आधार पे एन फ्रैंक को एक मैच्योर का मतलब बहुत ही समझदार, एंड इंसाइटफुल माइंड यानी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, जो कि सारी वस्तुओं को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल सकता है, ऐसे माइंड को हम लोग इंसाइटफुल माइंड कह सकते हैं। ए माइंड विच कैन कंक्लूड एंड एनालाइज द सिचुएशन, दैट इज इंसाइटफुल माइंड। तो उसके डायरी के बेसिस पे एन फ्रैंक को एक इंसाइटफुल माइंड एंड मैच्योर ब्रेन घोषित किया गया। दैट मीन्स एक ऐसी लड़की जो काफ़ी इंसाइटफुल माइंड जिसके पास था और जो काफ़ी मैच्योर थी, मैच्योर in the sense of brain. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. यहाँ intimate examination का मतलब यहाँ कोई परीक्षा नहीं था, यहाँ examination means observation. Intimate का मतलब बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन। तो ये जो डायरी है वो हमें उस समय के डेली लाइफ, नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान, नाजी लोगों के शासन के दौरान जो वहाँ की उनके अधिकार क्षेत्र में जो डेली लाइफ थी उसका बहुत ही गहराई के साथ ऑब्जर्वेशन करके और उसे उस डायरी में लिखा गया था। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स। और उस हॉलोकास्ट के जितने भी विक्टिम थे, उस हॉलोकास्ट के जितने भी शिकार थे, उन सब में एन फ्रैंक सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली कैरेक्टर बन गई, यानी सबसे ज़्यादा फेमस एन फ्रैंक ही हुई।